हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी क्लास थी उसके एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं, जो कि ऐसा टॉपिक है जो आपको आनंदित भी करेगा और आपके लिए ज़रूरी भी है। टॉपिक आपके सामने साथियों अभिप्रेरणा। देखिए, आज आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई व्यक्ति सुबह टिफ़िन लेके ऑफिस जाता है, कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। हर जगह हमें कोई ना कोई व्यक्ति कोई कार्य करता दिखता है। तो साथियों, वो कार्य क्यों कर रहा है? तो जाहिर है आपका भी जवाब ये होगी कि उसकी कोई ना कोई आवश्यकता है। अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि तुम ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारी आवश्यकता हो, या हो सकता है कि इस लर्निंग से आप किसी पद को प्राप्त करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाह रहे हो। तो इसी प्रकार से कोई टिफ़िन लेके घर से सुबह सुबह कंपनी में इसलिए जाता है कि उसे अपना परिवार चलाना है। इसी प्रकार मैं टीचिंग करवा रहा हूँ इसलिए कि मुझे इससे कुछ इनकम होगा या मुझे मेरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जब व्यक्ति से कार्य करता है व्यक्ति, तो उससे आखिर ये कार्य कौन करवाता है? तो साथियों, एक फोर्स है, एक बल है। जो ये फोर्स या बल है, इसको ही हम क्या कह देते हैं? साइकोलॉजी में मोटिवेशन कह देते हैं, अभिप्रेरणा कह देते हैं। तो ये बल आपको कहाँ, क्या इस बल को आप देख पाते हो? नहीं, ये बल काल्पनिक होता है, अदृश्य होता है, इसको देख नहीं सकते हो। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, और ये व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं है? हम उसके व्यवहार में या उसके व्यवहार को देखकर, उसका ऑब्जर्वेशन करके हम एहसास करते हैं उस बल का, उस शक्ति का, उस फोर्स का हम एहसास करते हैं। जैसे कि अब आप लोग पढ़ रहे हो, तल्लीनता से पढ़ रहे हो, मन लगा के मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आपको कोई व्यक्ति देखेगा कि आप चुपचाप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपके इस व्यवहार से उसे पता लग जाता है कि यह व्यक्ति अंदर से सीखना चाह रहा है। आपका जो बल है, जो शक्ति है, जो आपसे ये कार्य करवा रही है, उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उसे ठोस रूप में देखा नहीं जा सकता। तो एक तो आपके दिमाग में आनी चाहिए मोटिवेशन है, एक इंटरनल फोर्स है, आंतरिक बल का नाम है, कोई बाह्य बल नहीं है। तब अब आपको ये लगा होगा, इसीलिए साथियों हम पहले इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं और फिर हम कहेंगे। अब आपका मन में एक चीज आई होगी, बहुत अच्छी सी मैं आपको बताता हूं, कि आपके मन में आया होगा कि कोई भी कार्य करना, क्या वह मोटिवेशन है? नहीं साथियों, मनुष्य बहुत से व्यवहार करता है, बहुत से कार्य करता है। सभी कार्य या सभी व्यवहार अभिप्रेरित व्यवहार नहीं है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसे कहेंगे? जब व्यक्ति के बिहेवियर के साथ, व्यक्ति के व्यवहार के साथ कोई मोटिव जुड़ जाता है, अभिप्रेरक जुड़ जाता है, प्रेरक जुड़ जाता है, या यूं कह दे सरल भाषा में, प्रेरक पर आधारित व्यवहार होता है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर किसी व्यवहार के पीछे कोई प्रेरक नहीं है तो उसे हम अभिप्रेरणा नहीं कहेंगे, मोटिवेशन नहीं कहेंगे। मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है? प्रेरक का होना जरूरी है। और ये प्रेरक किसके साथ जुड़ जाता है? व्यक्ति के व्यवहार के साथ जुड़ जाता है। और जब प्रेरक जुड़ता है तो क्या होता है साथियों? व्यक्ति की नीड, कोई ना कोई नीड होती है, उस नीड को पूरा करता है। अगर नीड को पूरा करता है, जैसे नीड पूरी होती है तो व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतोष मिलता है।
और व्यक्ति क्या हो जाता है साथियों, समायोजित हो जाता है। यानी अभिप्रेरणा को हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा को हम अभिप्रेरित व्यवहार कहेंगे। प्रत्येक व्यवहार अभिप्रेरणा में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल अभिप्रेरित व्यवहार को ही हम मोटिवेशन कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे। अब देखिए साथियों, इसका हम शाब्दिक मीनिंग निकाल के लेके आते हैं और शाब्दिक मीनिंग से आगे हम चल के बात करेंगे इसका अर्थ के साथ साथ इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है। देखिए साथियों, अभिप्रेरणा हिंदी का वर्ड है, हिंदी भाषा का वर्ड है, और अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन, ये मोटिवेशन किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। और इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, अभिप्रेरणा। और ये मोटिवेशन शब्द साथियों एक लैटिन भाषा होती है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का एक वर्ड है साथियों मोटम, मोटम उससे बना है। और इस मोटम का अर्थ होता है साथियों गति प्रदान करना, गति देना, गति प्रदान करना। देखिए एनसीईआरटी में इस मोटम की जगह दूसरा वर्ड यूज किया गया है, वो भी लैटिन भाषा का ही है, और वो है मूवियर। मूवियर, मूवियर शब्द का भी अर्थ होता है गति प्रदान करना। आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा मोटिवेशन लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है, या तो मोटम आपको ऑप्शन में मिलेगा तब भी ठीक है, मोटम नहीं मिलेगा तो आपको मूवियर शब्द मिलेगा तब भी ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक मिलेगा। तो मोटम का भी अर्थ क्या होता है, गति प्रदान करना, और मूवियर का अर्थ भी होता है गति प्रदान करना। तो अगर हम शाब्दिक रूप में देखें अभिप्रेरणा का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसा बल, क्या भाई, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल। कैसा है ये बल, आंतरिक है, एक ऐसा आंतरिक बल जो प्राणी को या व्यक्ति को गति देता है, और गति देता है तो उसके व्यवहार को क्या करता है, उसके व्यवहार को एक दिशा देने का काम करता है, दिशा देने का काम करता है। जैसे ही व्यक्ति को ये फोर्स व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का व्यवहार दिशाबद्ध हो जाता है, और वो दिशाबद्ध किस दिशा में व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है, लक्ष्य निर्देशित हो जाता है, लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। यही कहें हम लक्ष्योन्मुखी व्यवहार हो जाता है, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है, उसकी दिशा किस ओर मुड़ जाती है, गोल ओरिएंटेड हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना साथियों, अभिप्रेरणा में हमेशा व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य की ओर होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। अर्थात व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता पूरी होती है। जैसे उसे लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति होने पर व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता पूरी होती है, और जैसे आवश्यकता पूरी होती है व्यक्ति क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा समायोजन में हेल्प करती है, समायोजन में सहायक बनती है, क्योंकि इस अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जैसे वो लक्ष्य प्राप्त होता है हमारी किसी न किसी नीड का सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, और व्यक्ति का समायोजन हो जाता है। तो इस प्रकार हम साथियों देखते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, गति प्रदान करना। ध्यान रखना साथियों, अभिप्रेरणा कैसा बल हो गया है, इंटरनल फोर्स हो गया है, आंतरिक बल हो गया है, ये बाह्य बल नहीं है।
और इस व्यक्ति के व्यवहार के साथ क्या जुड़ गया है? मैंने पहले बताया व्यक्ति के व्यवहार के साथ मोटिव जुड़ चुके हैं। मोटिव्स यानी अभिप्रेरक या प्रेरक जुड़ गए, प्रेरक। और जैसे ही प्रेरक जुड़ जाते हैं व्यक्ति का व्यवहार क्या हो जाता है? अभिप्रेरित व्यवहार। अभिप्रेरित व्यवहार। और इस अभिप्रेरित व्यवहार को ही हम क्या कहेंगे साथियों? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कहेंगे। इसी वजह से साथियों इसकी परिभाषाओं को देखें तो हम देखेंगे इसका लर्निंग से भी सीधा संबंध है। व्यक्ति तभी सीख पाता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या जरूरी है? उस व्यक्ति का अभिप्रेरित होना जरूरी है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा सीखा जाता है, यानी अधिगम होता है। हम इस प्रकार कह दें, अधिगम के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है अधिगम के लिए? अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। जो बालक जितना अभिप्रेरित होगा, जो बालक जितना ज्यादा उसके अंदर ये बल होगा, फोर्स होगा, यानी हम सरल भाषा में कहें जितनी ज्यादा जिसको सीखने की आवश्यकता होगी या इच्छा होगी वह ज्यादा सीखेगा। तो अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? अधिगम के लिए आवश्यक होती है अभिप्रेरणा। तो देखिए साथियों, अधिगम तो क्या हो गया है? लक्ष्य हो गया है, एंड हो गया है, हमारा एंड है। और मीन क्या बनेगी? मीन बनेगी ये मोटिवेशन। मीन यानी माध्यम, यानी कि अभिप्रेरणा के माध्यम से हम किसकी प्राप्ति करेंगे? अधिगम की प्राप्ति करेंगे। इसलिए साथियों इसे कई बार यूं कह दिया जाता है, अधिगम के लिए आवश्यक दशा कौन सी होती है? आवश्यक परिस्थिति। अधिगम के लिए आवश्यक परिस्थिति, सिचुएशन जो जरूरी है, या आवश्यक दशा या आवश्यक शर्त। अधिगम के लिए आवश्यक कंडीशन कौन सी है? आवश्यक शर्त कौन सी है? तो उसका अर्थ बनेगा मोटिवेशन। इसे लिंक करना पड़ेगा। तो एक साधन है और एक साध्य है। तो साध्य तो कौन सा है साथियों? साध्य है अधिगम, लर्निंग। और साधन कौन सा है? मीन कौन सा है? वो मीन है साथियों मोटिवेशन। हम बच्चे को मोटिवेट इसलिए नहीं करते कि मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। हम बच्चे को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ सीखे। अगर हमें उसे कुछ सिखाना नहीं है तो हम उसे मोटिवेट भी नहीं करेंगे। इसलिए साथियों यहां आके चल के देखते हैं, एक अगर इसकी परिभाषाओं को देखते हैं तो एक विद्वान है बहुत अच्छे, क्रेच एंड क्रेचफील्ड। उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है। क्रेच एंड क्रेच भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या किया? अभिप्रेरणा क्या है? इन्होंने कहा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों का उत्तर है। मोटिवेशन क्या है? हमारे क्यों का उत्तर है। जैसे मैं कहूं आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे साहब हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें नौकरी चाहिए। मैं कहूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि मैं कहूंगा मुझे मेरा परिवार पालना है, या मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है मुझे। आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति और दूसरा कार्य क्यों कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी इसलिए कर रहा है। तो हमारे क्यों का उत्तर कौन देती है? मोटिवेशन। ऐसा किसने माना है? क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने। इसी प्रकार से हमारे स्किनर महोदय हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के लिए? यह अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा राजमार्ग है।
नेशनल हाईवे, राजमार्ग, यानी राजमार्ग के माध्यम से हम क्या करते हैं, दो स्थानों पे, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली हमारा क्या है, लक्ष्य है, यहां जाना है और ये हाईवे है, इस राजमार्ग से हम जाते हैं, तो हमारे लिए माध्यम कौन बना, ये राजमार्ग। तो ये राजमार्ग का स्थान तो किसका दिया उसने, मोटिवेशन को। अभिप्रेरणा तो राजमार्ग है और लक्ष्य है, ये क्या है साथियों, ये अधिगम है। तो लर्निंग के लिए क्या जरूरी है, अभिप्रेरणा, उसका माध्यम बन गई है, इसलिए हम कहेंगे अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। गोल्डन, सुनहरी सड़क भी कह दिया जाता है इसे, अधिगम की सुनहरी सड़क है। अभिप्रेरणा अधिगम की सुनहरी, यानी गोल्डन रोड, सुनहरी सड़क है। इसी प्रकार से साथियों एक परिभाषा आप बहुत अच्छे से याद रखना, जिसको कई बार पूछा जाता है, और वो विद्वान है साथियों, अगर हम देखें तो वो साथियों विद्वान अगर हम देखते हैं तो वह गुड महोदय। कौन, गुड महोदय ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रवृत्ति है, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो क्रिया को, कोई भी एक्शन है, क्रिया को आरंभ करने, इन्हें शुरू करने, आरंभ करने, उसे कंटिन्यू रखने यानी जारी रखने एवं उसे नियमित यानी नियंत्रित करने, रेगुलेटिंग, नियंत्रित, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं उसे नियंत्रित करने वाली है। यानी उसने अभिप्रेरणा को एक ऐसी प्रवृत्ति मान लिया है जो किसी भी एक्शन को प्रारंभ करवाएगी, शुरू करवाएगी, जारी रखवाएगी और या उसे नियंत्रित करेगी, यानी कि कब उसे रोकना है। ये प्रश्न दो रूप में पूछा जाता है साथियों। एक तो पूछा जाता है कई बार किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने को कहा जाता है, फिर ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा, एक ऑप्शन होगा अधिगम, एक ऑप्शन होगा विकास, एक ऑप्शन होगा मूल प्रवृत्ति। तब आपका सही आंसर बनेगा अभिप्रेरणा। कई बार इस परिभाषा को यो का कि यो पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है परिभाषा किसने दी है, स्किनर ने दी है, गुड महोदय ने दी है, या वुडवर्थ ने दी है, या मैकडोनाल्ड ने दी है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखते हैं, एक है मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा है, मैकडोनाल्ड महोदय हैं, उनकी भी थोड़ी परिभाषा देख लें। मैकडोनाल्ड ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, यह क्या है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन होती है, क्या होती है, ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन को, और ये कहां होता है ऊर्जा परिवर्तन, व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। ऐसा किसने माना है, मैकडोनाल्ड ने। तो आप तो केवल इसको ऊर्जा परिवर्तन किसने मान लिया, मैकडोनाल्ड ने। उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह समझ में आया होगा अभिप्रेरणा क्या है। सीधे सरल शब्दों में हमारे अंदर एक ऐसा आंतरिक बल उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हम किसी कार्य को करते हैं या उस कार्य को जारी रखते हैं या उस कार्य को नियंत्रित करते हैं। अर्थात इस आंतरिक बल को हम देख नहीं सकते, यह आंतरिक बल काल्पनिक होता है। हम व्यवहार को देखकर अनुमान लगाते हैं इस बल का, इसे ठोस रूप में देखा नहीं जा सकता। तो अब देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं और इसका अभिप्रेरणा चक्र दिया है और वो अभिप्रेरणा चक्र से आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा।
मोटिवेशन साइकिल दिया है, ये दिया है हिलगार्ड ने। वैसे आगे चलकर मैकडूगल भी देते हैं, लेकिन मैकडूगल का इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर है हिलगार्ड का। तो अपन हिलगार्ड का अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र। ये अभिप्रेरणा चक्र क्या है पहले तो ये समझे। हिलगार्ड महोदय ये कहते हैं कि मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन हमने किसको माना था? फोर्स को, एक बल को। ये बल कैसा था? इंटरनल, आंतरिक बल। क्या था? आंतरिक बल। देखिए साथियों, आप कंफ्यूज होंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे। देखिए मोटिवेशन में हम प्रेरक पढ़ेंगे, मोटिव्स, और मोटिव्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। यानी जो अभिप्रेरक होंगे वो बाह्य भी होंगे और आंतरिक भी होंगे। प्रेरक आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, लेकिन जहां हम मोटिवेशन की बात करेंगे तो वो केवल आंतरिक बल होता है। कैसा फोर्स होगा? आंतरिक बल। अब देखिए साथ, जो ये आंतरिक बल है तो ये न तो वर्टिकल चलता है न हॉरिजेंटल चलता है। तो अभिप्रेरणा न तो समानांतर चलती है न लंबवत चलती है, ध्यान रखना। तो अभिप्रेरणा कैसे चलती है? साइकिल में चलती है, सर्किल में चलती है, यानी चक्र में चलती है। तो अभिप्रेरणा हमेशा कैसे गतिमान होती है? चक्रवत चलती है, चक्रवत चलती है, लंबवत व समानांतर नहीं चलती। यह समानांतर चलने वाला या लंबवत चलने वाला बल नहीं है, बल्कि कैसे चलने वाला है? चक्र में चलने वाला बल है। तो अब मैं अभिप्रेरणा चक्र को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अभिप्रेरणा चक्र है क्या? देखिए, इसे ही बोल दिया जाता है अभिप्रेरणा चक्र के सोपान, स्टेप्स, और कई बुक्स में मिल जाएगा अभिप्रेरणा के सोपान। तो देखिए, इसे इस प्रकार से देखें साथियों, एक सर्किल बनाने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति की नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती है, आवश्यकता, और ये इन आवश्यकताओं से आगे चल के देखते हैं साथियों, आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं कौन? आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं ड्राइव्स। ड्राइव यानी हिंदी में उसे बोलेंगे चालक, इसे बोल सकते हैं अंतर्नोद, इसे ही बोल देते हैं साथियों प्रनोद। अब देखिए, ड्राइव्स उत्पन्न होते हैं, चालक उत्पन्न होते हैं, तो व्यक्ति का व्यवहार बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है इंसेंटिव, अर्थात इस अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, तो इंसेंटिव होते हैं। इंसेंटिव यानी उसे हिंदी में कहेंगे हम साथियों प्रोत्साहन या पुरस्कार। और जैसे इंसेंटिव मिल जाता है तो व्यक्ति के व्यवहार में आ जाता है साथियों मोटिव यानी प्रेरक बोल दो, अभिप्रेरक बोल दो, और फिर ये आवश्यकता। इस प्रकार चलता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए अभिप्रेरणा चक्र कहां से प्रारंभ होता है, तो सामान्यतः तो अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता से प्रारंभ होता है। आवश्यकता क्या है अभी बात करेंगे। फिर दूसरा चक्र का दूसरा सोपान क्या आएगा? ड्राइव यानी चालक के बाद क्या आएगा? प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव के बाद क्या आएगा? प्रेरक। फिर ये प्रेरक वापस कोई न किसी आवश्यकता को उत्पन्न करेगा, फिर ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो ये अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया साथियों? हिलगार्ड ने। किसने दिया? हिलगार्ड ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया, और गाइड में बहुत कम मिलता है। अभिप्रेरणा चक्र दिया हिलगार्ड ने। अब प्रश्न उठेगा कि ये आवश्यकता क्या है। देखिए, आवश्यकता हिलगार्ड महोदय ने कहा है हमारे शरीर में कुछ डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है। इसे डेफिशिएंसी के रूप में उसने देखा है
कमी के रूप में या हीनता के रूप में देखा है। जैसे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, और एनर्जी की कमी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। तो यहाँ एनर्जी या भोजन शरीर के लिए क्या हो गया है? ज़रूरत हो गई। क्यों हुई भोजन की ज़रूरत? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई, हीन हो गई, कम हो गई। जैसे उसकी कमी हुई तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? उसकी पूर्ति करने की जरूरत पड़ी। तो जैसे हमारे शरीर में एनर्जी की कमी है, भोजन की जरूरत हुई, और भोजन की जैसे हमारे शरीर को जरूरत हुई तो हमारे शरीर को क्या लगी साथियों? हंगर, भूख लगी। फूड की जरूरत थी तो हमारे शरीर को क्या हुई? हंगर यानी भूख। अर्थात भोजन की कमी ने या आवश्यकता ने किसको उत्पन्न किया? चालक को उत्पन्न किया। तो भूख या हंगर यहां क्या है? चालक का उदाहरण है। ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर में भोजन की जरूरत नहीं होती या एनर्जी की कमी नहीं होती, तो क्या हमें भूख लगती? नहीं लगती। तो भूख किस वजह से लगी? भोजन की जरूरत की वजह से। शरीर में एनर्जी की कमी हुई तो हमें भोजन की जरूरत पड़ी, और भोजन की जरूरत की वजह से हमें क्या लगी? भूख लगी। और ये भूख अब हमें क्या करेगी? और ज्यादा विचलित करेगी, और ज्यादा मतलब कि उद्वेलित करेगी, तनावपूर्ण लेके आएगी, हमारे शरीर में व्याकुलता लेके आएगी। तो व्यक्ति और अधिक क्रियाशील हो जाएगा। अब क्या करेगा? व्यक्ति भोजन की तलाश में जुट जाएगा। उसका व्यवहार किस ओर मुड़ जाएगा? मैंने शुरुआत में कहा था, अभिप्रेरणा क्या करती है? व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दिशा देने को। जैसे वो व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, भूख लगेगी, तो अब भोजन की तलाश में जुट जाएगा। और मान लीजिए वो किसी होटल पे जाता है और उसे समोसा मिल जाता है, समोसा, तो ये क्या हो गया? कोई फूड आइटम हो गया, कोई खाद्य सामग्री होगी। जो भी फूड आइटम होगा, ये फूड आइटम क्या करेगा? उसकी इस नीड को फुलफिल करेगा, इस आवश्यकता को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं प्रोत्साहन या इंसेंटिव क्या होता है? जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करे। आवश्यकता को जो पूरा करता है वो इंसेंटिव कहलाएगा, प्रोत्साहन कहलाएगा। और जैसे ये आवश्यकता पूरी होती है तो ये हंगर, भूख क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। भूख शांत हो जाएगी, शांत। भूख अब क्या हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी, शांत हो जाएगी। और भूख क्या था? चालक। तो हम कह सकते हैं इंसेंटिव क्या करता है? चालक को धीमा कर देता है, चालक को शांत कर देता है, शांत करने का काम करता है। अब देखिए यहां आते हैं। अब ये प्रेरक हो गया है। अब ये समोसा है ना, ये इंसेंटिव आगे जाकर क्या इंसेंटिव किस में बदल जाएगा? एक मोटिव में बदल जाएगा, प्रेरक में बदल जाएगा। अब जैसे ही अगली बार बच्चा समोसे को देखता है, क्या करता है? समोसे को देखता है। अब उसको भूख नहीं थी, लेकिन समोसे को देखकर समोसा खाने की उसकी इच्छा हो गई। अर्थात अब उसके शरीर को समोसे की आवश्यकता होगी। अब ये प्रेरक, मैं कह रहा हूं अभी भूख नहीं लगी है बच्चे को, अगली बार समोसे को देखकर बच्चे को समोसा खाने की इच्छा होगी। अर्थात अब ये समोसा उसके लिए मोटिव का रूप धारण कर लेगा, और जैसे ही मोटिव का रूप धारण कर लेगा तो ये समोसा उसकी आवश्यकता बन जाएगा, और आवश्यकता बन जाएगा तो अब फिर उसे वो क्या लगेगी? भूख उत्पन्न हो जाएगी उसके शरीर में। भूख उत्पन्न हो जाएगी तो फिर वह उसे प्राप्त करता है, फिर वो इंसेंटिव का रूप धारण कर लेता है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, भूख शांत हो जाती है, फिर वह प्रेरक का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवन में यह चक्र चलता रहता है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाए भूख क्या है? अभिप्रेरणा के टॉपिक के अनुसार या अभिप्रेरणा के अनुसार भूख है, फिर ऑप्शन मिलेगा आवश्यकता, एक ऑप्शन मिलेगा चालक, एक ऑप्शन मिलेगा प्रोत्साहन, एक ऑप्शन मिलेगा प्रेरक। तो भूख क्या हो जाएगी साथियों? भूख हो जाएगी चालक, ड्राइव हो जाएगी। अगर सीधा प्रश्न दे दे भोजन है और फिर दे दे आवश्यकता,
चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक। तो भोजन क्या होगी? आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, ऑप्शन में आवश्यकता नहीं हो तो भोजन को हम किस में रख देंगे? इंसेंटिव में रख देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, आवश्यकता भी है और प्रोत्साहन भी है, तब भोजन को हम सही कैटेगरी कौन सी मानेंगे? आवश्यकता में मानेंगे। क्योंकि यहां किसी फूड आइटम का नाम आ जाएगा, जैसे दे दिया सेव, समोसा, बर्गर या रोटी, किसी भी फूड आइटम का नाम दे दिया और कह दिया अभिप्रेरणा के अनुसार इस फूड आइटम ये किस में है, ये किसके अंतर्गत आएगा? आवश्यकता में, चालक में, इंसेंटिव में। तब वो आएगा साथियों इंसेंटिव में। अगर फूड आइटम का नाम नहीं है तो वो आएगा किस में? आवश्यकता में। फिर जैसे अगर आता है कि कई बार पूछ लेता है इस प्रेरक में उसने किस किस को शामिल किया है। प्रेरक में देखिए से कई बार पूछा जाता है एन यानी नीड यानी एन प्लस डी यानी ड्राइव प्लस आई यानी इंसेंटिव, एन डी ए आई, एन डी आई यानी एन प्लस डी प्लस आई बराबर में एम मोटिव। प्रेरक कई बार पूछा जाता है प्रेरक में किस किस को शामिल किया जाता है। तो देखिए प्रेरक यानी व्यक्ति के कार्य करने के लिए तैयार करें। व्यक्ति किसी कार्य को क्यों करता है? तो भाई आवश्यकता की वजह से भी करता है, चालक की वजह से भी करता है, और भाई इंसेंटिव मैंने कहा प्रोत्साहन ही आगे जाके किसका रूप धारण कर लेता है? प्रेरक का। तो प्रेरक में तीनों चीज आएंगी, ठीक है ना। आगे चलकर अगर यह पूछ लिया जाए, विद्वानों ने कहा अगर हमें प्रेरक को, मोटिव को अगर एक ही शब्द में व्यक्त करना पड़े तो उसके लिए सर्वोत्तम शब्द कौन सा है? उसके लिए सर्वोत्तम शब्द है साथियों ड्राइव। आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने कहा अगर इसे एक शब्द में व्यक्त करना पड़े प्रेरक को तो उसके लिए अकेला उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? ड्राइव हो जाएगा। यह था साथियों उसका अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। देखिए इसी प्रकार लेते हैं, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो जरूरत भी किसकी होगी? हमें पानी की। तो पानी भी क्या होगा साथियों? आवश्यकता। वाटर क्या होगा? आवश्यकता। मतलब हम हार्ड वर्क करें, पसीना पसीना निकल जाए, बहुत ज्यादा पसीना निकल जाए तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? पानी की। तो हमें जरूरत भी किसकी होगी? पानी की। तो पानी हमारे लिए क्या हो गया? आवश्यकता। लेकिन जैसे शरीर में पानी की कमी हुई तो हमें क्या लगेगी? थ्रस्ट यानी प्यास। प्यास। तो प्यास क्या हो जाएगा साथियों? प्यास हो जाएगा हमारा ड्राइव, हमारा गला सूख जाएगा, हम पानी की तलाश में भटकेंगे। और मान लीजिए हमें पानी मिल गया तो ठीक है, और पानी नहीं मिला और मान लीजिए हमें कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो हम कोल्ड ड्रिंक गटक लेंगे, और कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, हमें कोई जूस मिल गया, रस मिल गया तो उसको गटक लेंगे। तो यहां जूस या कोल्ड ड्रिंक या पानी वो क्या होगा? इंसेंटिव। अब आप पानी से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर अकेला पानी शब्द दिया जाए तो आवश्यकता में आएगा, लेकिन कोई पेय पदार्थ का नाम दिया जाए तो वो किस में आ जाएगा साथियों? इंसेंटिव में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए पानी ही दे दिया जाए, ये कह दीजिए पानी किसके अंतर्गत आएगा, और उस ऑप्शन में आवश्यकता नहीं दिया जाए, तब हम उसे किस में मान लेंगे साथियों? इंसेंटिव में मान लेंगे। क्योंकि हमें पानी की जरूरत है, प्यास लगी तो हम पानी पीकर भी तो पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो पानी अब यहां आकर क्या हो गया साथियों? पानी यहां पर क्या हो गया है? इंसेंटिव हो गया है। क्योंकि पानी की जरूरत है और पानी पीकर ही हम उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है साथियों। अब आते हैं साथियों मोटिवेशन के प्रकार। तो देखिए मोटिवेशन की यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं साथियों अभिप्रेरणा के प्रकार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों के ऊपर। धन्यवाद।